हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं कमांडर संदीप धवन। वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। पिछले दिनों लद्दाख के काउंसलर कोनचोक स्टैंजिन ने भारतीय मीडिया में आके बताया कि चीनी सेना ने जो पीएलए जिसको कहते हैं उसमें आके 4 टेंट लगा दिए। अब ये जो टेंट लगाए गए थे ये बफर जोन था भारत और तिब्बत के बीच में। ये बहुत समझौते के बाद ऐसे बफर जोन बनाए गए थे। तो ये चीन ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये उनकी फितरत में है, ये उनकी आदत है, इट इज देयर मेंटालिटी। बहरहाल इंडियन आर्मी ने ये टेंट्स वहां से तुरंत हटवाए, लेकिन इसका क्या मतलब था? ये करते आ रहे हैं लगातार, बार बार। अगर आप इसके फिगर्स देखेंगे तो चौंक जाएंगे कि कितने इंकर्जन्स इन्होंने किए हैं। जो अब आपको मैं डेफिनेशन बताता हूं, डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी, कि भाई आप बार बार लगातार एक ही काम करते जाइए एक ही तरीके से, लेकिन हर बार यही सोचें कि रिजल्ट कुछ और आ जाए। तो यही कुछ मामला चीन के साथ भी चल रहा है। 18 हमने कमांडर लेवल की बातचीत कर ली है, कई समझौते हुए हैं, लेकिन उसमें 5 बफर जोन जो हैं वो बनाए गए हैं 3 से 10 किलोमीटर लंबे, जिसमें गलवान में है एक, 2 है नॉर्थ एंड साउथ बैंक ऑफ पैंगोंग लेक, फिर पेट्रोलिंग पॉइंट 17 अल्फा जो गोगरा पोस्ट है उस पे, और लास्ट जो हुआ था वो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है हॉट स्प्रिंग्स में, और 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे हम नहीं जा रहे। सो टोटल जो आपको बता दूं वो है कितने पेट्रोलिंग पॉइंट, वो है 60, और इनमें से 23 जो है वो डिस्प्यूटेड है या सेंसिटिव एरियाज के नीचे। अब भारत जो है वो 450 किलोमीटर लंबी सीमा जो है शेयर करता है तिब्बत से। मैं चीन नहीं कहूँगा, तिब्बत कहूँगा, क्योंकि तिब्बत को उन्होंने धोखे से अपनाया हुआ है, जिसमें से डिस्प्यूट चल रही है 3290 किलोमीटर लंबी। अमेरिकी कर्नल साहब हैं, कर्नल ग्रांट न्यूशैम, उन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम है व्हेन चाइना अटैक्स, अ वार्निंग टू अमेरिका। इसमें ये कहते हैं कि भैया अमेरिका और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं वो बातों से सुलझने वाले नहीं हैं। तो मैं भी सोचने लग गया कि जो भारत और चीन के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं क्या वो बातों से सुधर जाएंगे? 18 तो अभी रिसेंटली बातचीत हुई है कमांडर लेवल पे, और मजे की बात यह है कि वो अजीब अजीब डिमांड्स करते रहते हैं। पिछले दिनों उन्होंने डिमांड की कि देप्सांग एरिया में 15 से 20 किलोमीटर का आप बफर जोन बना दीजिए, और वो भी अपने एरिया की तरफ बना दीजिए, इक्वली डिवाइड नहीं होगा। चीन ने हमारे 20 जवानों को धोखे से मारा है एलएसी पे, फिर उन्होंने हर तरह के इंट्रूजन करने शुरू किए। तो इसका मतलब क्या, युद्ध होएगा? तो क्या हम युद्ध के लिए तैयार हैं? तो दिमाग में तो आएगा ही कि ये। तो चलिए देखते हैं कि ये जो आर्म फोर्सेस ने असेसमेंट दी होगी भारतीय गवर्नमेंट को, वो क्या रही होगी, एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो एक संस्था है सिप्री, बताता हूँ, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। उन्होंने बताया है कि भारत का जो डिफेंस बजट है ये 50%, 50% इंक्रीज हुआ है पिछले 10 सालों में, लेकिन इसमें से 53% जो है वो पे एंड पेंशन में चला जाता है, 23% रह जाता है जो कि न्यू वेपन्स, न्यू टेक्नोलॉजी पे खर्च किया जाता है। अब हमारा बजट इस समय 73.8 बिलियन है, जो कि 2.4% है हमारी
जीडीपी का। अगर इसको आप कंपेयर करेंगे चीन के डिफेंस बजट से तो उनका है $225 बिलियन या 230 कहते हैं कुछ लोग, जो कि 1.7% है उनके जीडीपी का। लेकिन फिर से वही बात आती है, जो सिप्री जो ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताई, उनके हिसाब से चीन जो है 25 से 50%, 25 to 50% अंडर रिपोर्टिंग करता है अपने डिफेंस बजट की। इसका मतलब है कि उनका एक्चुअल बजट जो है 280 से 335 बिलियन तक हो सकता है। तो ये जो है 3.5 टाइम्स जो है इंडियन बजट के बन जाता है। अब इसमें एक यूएस के कांग्रेसमैन हैं डैन सुलिवन, उनके हिसाब से चीन का जो बजट है वो $700 बिलियन है। जी हाँ, 4% ऑफ देयर जीडीपी। और यूएसए का जो डिफेंस बजट है वो $797 बिलियन है। तो अगर ये डैन सुलिवन साहब की बात अगर मान ली जाए तो यूएसए और चीन के डिफेंस बजट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब आपको मैं बताता हूं, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल या कैग कह लीजिए भारत के हैं, उन्होंने क्या रिपोर्ट दी भारतीय सेना के बारे में। 6 प्रपोजल दिए गए थे स्टेट ऑफ आर्ट गन्स आर्मी के लिए, उसमें से पिछले 20 सालों में केवल 3 को ही क्लियर किया गया। फिर 2007 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कोरबा, उनको कहा गया था कि भाई आप 2 तरह की कार्बाइन बनाइए, एक क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन और दूसरी थी प्रोटेक्टिव कार्बाइन, और इन दोनों के लिए एक के लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी किया गया था और एक कहा गया था आप खुद बनाइए। 15 साल बीत गए, उसकी कोई खबर नहीं। फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमीरा, उनको 17 साल पहले आर्मिंग डिवाइस ऑफ एम्यूनिशन बनाने का ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी किया गया था, कुछ नहीं किया गया। फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, उन्होंने 5.56 mm इंसास राइफल, 5.56 mm LMG, 9 mm ऑटो पिस्टल्स वगैरह वगैरह के ढेर लगा दिए 641 करोड़ की, जबकि इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट है, इंडियन फोर्सेस की रिक्वायरमेंट है 7.62 mm वेपन। अब इंडियन नेवी की बात करते हैं। इंडियन नेवी जो P-75 कैलवरी क्लास प्रोजेक्ट रहा है सबमरीन्स का, वो अप्रूव हुआ था 1997 में। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ फ्रांस से हो गया था अक्टूबर 2005 में, और इंडियन नेवी को फर्स्ट सबमरीन कब मिली थी? 2017 में। और जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, लास्ट सबमरीन आएगी, 27 साल निकल जाएंगे। इसी तरह से P-75 इंडिया सबमरीन प्रोजेक्ट जो है वो 1999 में कंसीव किया गया था, अप्रूवल 2010 में मिला था और अभी तक उसकी कोई खबर नहीं है। फिर विक्रांत जो कंसीव 2009 में हुआ था और 2022 में जाके 13 साल बाद उसकी कमीशनिंग हुई थी। अभी लेटेस्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर फ्रांस में हैं और वहाँ से 26 रफेल मरीन्स आ रहे हैं, लेकिन इनको भी आते आते 3 से 4 साल लग जाएंगे। तो दिल्ली अभी बहुत दूर है, इसका मतलब हमें केवल MiG-29 से गुजारा करना पड़ेगा। फिर बात करता हूं चीन की इस बारे में। चीन की जो है 2035 तक 440 शिप्स और सबमरीन्स हो जाएंगे, जिसको चैलेंज करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो इंडियन ओशन में आके पेट्रोलिंग शुरू कर देंगे। इंडियन एयरफोर्स की बात लेते हैं तो इंडियन एयरफोर्स में 31 फाइटर स्क्वाड्रन्स हैं अभी, जिसमें से 3 MiG-21 स्क्वाड्रन जो है वो रिटायर हो जाएंगी 2025 तक। फिर उसके बाद MiG-29 जैगवार्स
ये कमेंस हो जाएंगे रिटायरमेंट 2029 तक। इसके बाद मिराज 2000 की बारी आ जाएगी। तो ले दे के 30 से भी नीचे जो है स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ रह जाएगी और ये बहुत चिंताजनक विषय है। अब इंडियन एयरफोर्स ने ऑर्डर किए हुए हैं 40 तेजस मार्क 1, 73 तेजस मार्क 1 अल्फा, जिसमें 10 ट्रेनर हैं। 2023 के एंड तक इनकी फर्स्ट फ्लाइट होने की और उसके बाद प्रोडक्शन शुरू होना है 2024 फरवरी या मार्च तक। पर देखिए क्या होता है, क्योंकि ये भी करते करते 5 साल निकल जाएंगे। फिर 114 जो है मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA, उसका केस अभी तक हवा में चल रहा है। तेजस मार्क 2 जो है वो फर्स्ट फ्लाइट 2027 में, और डिलीवरीज जो है HAL कहता है हम 2030 तक कर देंगे। और इंडियन एयरफोर्स जो है लगभग 106 मार्क 2 लेने की सोच रहा है। फिर एमका की बात लेते हैं, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि सर्विस में एंट्री लगभग 2032 तक होने के चांस हैं, और इंडियन एयरफोर्स जो है 2035 तक की टाइमलाइन लेके चल रही है। तो अगर हम सब ये ऊपर की बातें जो मैंने आपको बताई कंप्लीट भी कर लें, तब भी 35 स्क्वाड्रन्स होंगी, 35 स्क्वाड्रन्स बाय 2035। जबकि चीन जो है हर साल 90 एयरक्राफ्ट ऐड कर रहा है 4.5 to 5 जेन इस अपनी फ्लीट में, और 90% इसकी जो फ्लीट है ये न्यू जेन हो जाएगी बाय 2035 तक। साथ साथ ही उन्होंने 6th जेन एयरक्राफ्ट पे भी काम शुरू कर दिया है। अब केवल वेपन्स एंड सिस्टम्स ही भारतीय सेना को आगे नहीं बढ़ाएंगे। बहुत सारे और एरियाज हैं जिसमें भारत अभी लैग करता है, जिसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जिसके ऊपर मैंने एक प्रोग्राम किया था, ऊपर आपको उसका लिंक्स दिख रहे होंगे। सेमीकंडक्टर्स, इनोवेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये लिस्ट चलती चली जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया। 2006 से 2013 के बीच 850 किलोमीटर के एक प्रपोजल की तैयारी हुई थी। उसके बाद 73 स्ट्रैटेजिक बॉर्डर रोड्स बनाने की बात हुई थी, लेकिन ये सारी बातें जो हैं पेपर पर रह गई और कोई भी काम नहीं किया गया। तो आप कहेंगे भाई ये तो बड़ी आपने निराशाजनक बातें की हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं और काम हो रहे हैं, केवल पेपर पे नहीं हो रहे हैं। तो इसमें इंडियन आर्मी जो है वो एक्वायर कर रही है आकाश वेपन सिस्टम्स, 12 वेपन लोकेटर रेडार्स स्वाति, नाग एंटी गाइडेड मिसाइल्स ATGM, इंडियन मेड AK-203 राइफल्स, 84 CS AST ग्राउंड कॉम्बैट वेपन्स एंड जोरावर लाइट टैंक्स एंड बहुत सारे UAVs। इंडियन नेवी जो है एक्वायर कर रही है 13 इंडिजिनस डेवलप्ड लिंक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम्स, नेक्स्ट जनरेशन मैरीटाइम मोबाइल कोस्टल बैटरीज लॉन्ग रेंज, 200 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, 11 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, 6 न्यू जनरेशन मिसाइल वेसल्स, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज, सेकेंड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन अरिघत एंड स्कॉर्पियन सबमरीन वाकशी। इसके साथ साथ ही अभी फ्रांस ने भी ऐलान किया था कि वो स्कॉर्पियन सबमरीन्स हमें देंगे 3, जो कि भारत में ही बनाई जाएंगी, और साथ साथ स्कैल्प मिसाइल्स देंगे जो कि रेंज 1000 से 1400 के बीच किलोमीटर के बीच में है। फिर इंडियन एयरफोर्स की बात ले लेते हैं। तो ये एक्वायर कर रहे हैं 90 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्यूट्स, इक्विपमेंट फॉर मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर, इंडक्शन ऑफ C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, सरफेस टू एयर मिसाइल्स फॉर अश्योर्ड रिटेलिएशन, समर एंड बहुत सारे और वेपन्स। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात लीजिए तो हमने 20,767 20,767 करोड़ खर्च किए हैं
3,595 किलोमीटर्स की रोड्स और 18 की फैसिलिटीज तैयार की हैं, जो कि चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश के साथ शेयर करती हैं, जिसमें मैक्सिमम जो है वो भारत और तिब्बत बॉर्डर पे खर्चा किया जा रहा है 15,477 करोड़। फिर डीआरडीओ ने भी काफ़ी कदम उठाए हैं और 55 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके 73,942 करोड़ के, और जो मिशन मोड पे ऑल 3 सर्विसेज के लिए हैं। साथ साथ ही इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ओपन किया है एंड मशीन लर्निंग के लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बैंगलोर को रोबोटिक्स एंड ऑटोनोमस सिस्टम्स के लिए, आईआईटी रुड़की फॉर मटेरियल्स के लिए, आईआईटी मद्रास फॉर सेंसर्स और आईआईटी हैदराबाद फॉर ऑटोनोमस नेविगेशन के लिए। इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस काम कर रही है 150 कॉन्ट्रैक्ट्स पे प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ। ये बहुत सारे डेवलपमेंट्स चल रहे हैं। तो फिर क्वेश्चन आता है कि भाई हम युद्ध के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं। अब युद्ध में बहुत सारी बातें आती हैं, उसमें आती है आपको तैयारी करनी पड़ेगी लॉन्ग वॉर की, लंबे युद्ध की, जो कि आप देख सकते हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में इस समय चल रहा है। उसके पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी क्रिटिकल आइटम्स की, कि आपने युद्ध शुरू कर दिया और क्रिटिकल आइटम आपके पास है ही नहीं जो कि वॉर मेकिंग मशीनरी में काम आएंगे। आपको तैयारी करनी पड़ेगी एक्टिव कॉम्बैट की, ना कि डिफेंसिव कॉम्बैट की। और मिलिट्री डॉक्ट्रिन जो है आपकी क्लियर कट होनी चाहिए, और मिलिट्री डॉक्ट्रिन शुड नॉट मिक्स अप विद मिलिट्री स्ट्रैटेजी। ठीक है, इसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। फिर इंटरनल जो डिस्टर्बेंस स्पेशली जो बॉर्डर एरियाज पे या माओइस्ट ने कर रखा है या नॉर्थ ईस्ट में कर रखा है, विदेशियों ने इसके ऊपर अच्छे से कंट्रोल लेना पड़ेगा और एक मॉडर्न वॉर की तैयारी करनी पड़ेगी, जिसके कंपोनेंट्स मैंने आपको अभी बताए थे। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो विल टू फाइट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि तैयारी आपकी कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी तैयारी आधी है या इनकम्प्लीट है या जो भी कह लीजिए, लेकिन अगर आपकी विल टू फाइट है तो वो उस गैप को भर देता है विल टू फाइट। क्योंकि मॉडर्न इक्विपमेंट, मॉडर्न वॉरफेयर आपको एक ही रास्ते तक, एक दूरी तक ले आ सकता है, जबकि विल टू फाइट आपको उस गैप को कंप्लीट करके फाइनल डेस्टिनेशन पे ले आ सकता है। बहुत सारे लोग मेरे को कहते हैं कि आप हमेशा युद्ध की बात करते हैं, आप युद्ध करा देंगे, आप युद्ध। मैं वॉर की बात इसलिए करता हूं कि आप हमेशा वॉर के लिए प्रिपरेशन करते रहें, ना कि आप वॉर कर दें। अगर आप वॉर की प्रिपरेशन करेंगे तो आप 99% चांसेस हैं कि आपको वॉर पे नहीं उतरना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने वॉर की प्रिपरेशन नहीं की हुई है तो बहुत से चांसेस हैं कि दुश्मन आपके ऊपर अटैक कर दे, क्योंकि उसको पता है कि आप तैयार नहीं हैं। तो ये एक बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है। यस भी है इसमें और नो भी है, कि हम तैयार हैं भी और नहीं है। अगर आपके ऊपर युद्ध थोप दिया गया तो यस आप तैयार हैं, यस वी आर प्रिपेयर्ड, बट नो वी डोंट वांट वॉर। हमें अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाते रहना है, हमें कैपेबिलिटीज एंड कैपेसिटी को बढ़ाते रहना है, जिससे कि वॉर ना हो। तो ये एक मेन मुद्दा है। लेकिन चीन जो है एक हाइना है, एक लकड़बग्घा है, और वो भी डिस्टर्ब और इंजर्ड लकड़बग्घा है, हाइना है, क्योंकि उसकी हर तरह से पिटाई हो रही है, उसकी इकॉनमी नीचे जा रही है, उसके एक्सपोर्ट्स कोलैप्स कर गए हैं। फेब और मार्च में 7.5 एंड 12.4%, और उसका जो सबसे बड़ा स्टेटस था बिगेस्ट ट्रेडर विद यूएसए, अब वो क्रैश हो गया है। मैक्सिको और कनाडा फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पे आ गए हैं, और चीन थर्ड नंबर पे आ गया है। और अगर भारत को अक्साई चीन लेना है तो मैं कहूंगा यस,
then we have to go to war with China। और उसका सबसे बढ़िया मौका मैंने बताया था कि जब चीन अटैक कर रहा हो, इन्वेजन कर रहा हो ताइवान का और डिस्ट्रैक्टेड होगा, पूरी फोर्स जो है उसकी वहाँ पे होगी, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू टेक बैक अक्साई चिन। यस, सो इस कैप्सूल में है इतना ही, और बातें करेंगे डिटेल में चीन के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में, साथ साथ ही जो नई एक्विजिशंस हो रही हैं भारतीय सेना में। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मैं हूं कमांडर संदीप धवन। नमस्कार, सत श्री अकाल।